लाइव हो गया, क्लास लाइव है। कहाँ है लाइव क्लास? और तीसरा बैच है। डेमो अभी भी अवेलेबल ही है। चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पढ़ते लिखते हैं ना वो? चलिए, क्या पढ़ा रहे थे? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो है हम आपको ऋग्वैदिक काल बता दिए थे, और ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो है ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इन चीजों के विषय में आपको बता दिए हैं। अब आज के सेशन में जो हम लोगों को पढ़ना है, उत्तर वैदिक काल के विषय में पढ़ना है। उत्तर वैदिक काल। और दशहरा के युद्ध नहीं बताए थे? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। लिखाना भी है कुछ? अच्छा ठीक है, लिखा भी देंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम लोगों को जो है थोड़ी बहुत बात लिखनी है, और एक दशहरा के युद्ध के विषय में पढ़ना है, और उसके बाद हम लोगों को उत्तर वैदिक काल पर आना है। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल पे आना, यही ना है? हाँ, तो मूलतः उत्तर वैदिक काल ही पढ़ना है। उत्तर वैदिक काल। लेकिन उत्तर वैदिक काल को पढ़ने से पहले जो है कुछ चीज और यहां पर हम लोग देख लेते हैं, फिर उत्तर वैदिक काल पर आएंगे। एक आपको फैक्ट बताए होंगे पिछले क्लास के दौरान, जो वैदिक काल है, वैदिक काल के अंतर्गत वैदिक काल को जो हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य सबसे अधिक लड़ाई जिस चीज को लेकर लड़ा था वह आपको गाय था। ऋग्वैदिक आर्य, आर्य लोग सबसे ज्यादा युद्ध या सबसे ज्यादा लड़ाई जिस चीज को लेकर किया था वह आपको गाय था, गाय था। उन युद्धों के क्रम में ही एक आपको दशराग युद्ध था, दशराग युद्ध। दशराग युद्ध को अगर हम लोग देखें तो जो दशराग युद्ध था यह आपको परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। यह युद्ध जो है परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, और परुष्णी नदी को ही रावी नदी भी कहा जाता। रावी नदी, रावी नदी भी कहा जाता है, रावी नदी भी कहा जाता है। यह युद्ध काफी ऐतिहासिक युद्ध है। विकिपीडिया पर ऐसे तो कोई बुक इस युद्ध की सामान्य तौर पर अवधि नहीं लिखता है, लेकिन जब आप विकिपीडिया पर जाएंगे तो विकिपीडिया इस युद्ध की अवधि लिखता है, और विकिपीडिया इस युद्ध की अवधि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व लिखता है। यानी विकिपीडिया भी यह बता रहा है कि यह युद्ध जो है ऋग्वैदिक काल में हुए हैं, ऋग्वैदिक काल में हुए हैं, और इतना लंबे समय तक तो युद्ध नहीं ही हो सकता है, समझ गए? या हो भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जब आधुनिक काल में आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, भले आप प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं देखे होंगे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में सिर्फ और सिर्फ आप सुनते हैं, लेकिन आप रूस और यूक्रेन युद्ध को,
तो देख पा रहे हैं। और रूस और यूक्रेन युद्ध पिछले लगभग 1 वर्ष से चल रहा है, पिछले लगभग 1 वर्ष से जो है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। तो हो सकता है कि लंबे अवधि तक युद्ध चले होंगे। युद्ध में 2 पक्ष होता है। युद्ध में एक पक्ष था सुदास भरत कबीला था, सुदास जो है भरत कबीला था। एक पक्ष आपको सुदास था और दूसरे पक्ष की और जो है 10 राजाओं का संगठन था, 10 राजाओं का संगठन था, 10 राजाओं का संगठन था। इसमें जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सुदास के तरफ से जो एक प्रकार से कहिए नेतृत्व कर रहा था, जो दिशा निर्देश दिखा रहा था युद्ध को जो दिशा निर्देश दिखा रहा था सुदास के तरफ से, वे आपको महर्षि वशिष्ठ थे। और 10 राजाओं के संगठन को जो दिशा निर्देश दिखा रहा था वह आपको महर्षि विश्वामित्र थे, महर्षि विश्वामित्र। एक प्रकार से दशराग युद्ध का सेनापति हम कह सकते हैं, दशराग युद्ध का सेनापति सुदास के तरफ से महर्षि वशिष्ठ और 10 राजाओं के संगठन के तरफ से जो है आपको विश्वामित्र। भरत कबीला सुदास की इस युद्ध में जीत हुई है, वहीं 10 राजाओं के संगठन की हार हुई है। यह भी एक कारण है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, यह भी एक कारण है जिस वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। जो 10 राजाओं का संगठन था, 10 राजाओं के संगठन को भरत कबीला सुदास ने पराजित किया, इसलिए भी भारत का नाम जो है भारत पड़ा है। क्लियर है? तो यही दशराग युद्ध है। और दशराग युद्ध की जो चर्चा है, दशराग युद्ध की चर्चा ऋग्वेद में की गई है और ऋग्वेद के अंतर्गत टोटल 10 मंडल है, आप सभी लोग जानते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से एक आपको 7वां मंडल है, एक आपको 7वां मंडल है। तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, ऋग्वेद के 7वां मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है। मुख्य तौर पर जो आपसे दशराग युद्ध से संबंधित वनडे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, बस यही दशराग युद्ध कौन नदी के तट पर हुआ था, दशराग युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में है, इसी प्रकार के प्रश्न जो है वनडे एग्जाम में 1 दिवसीय परीक्षा में जो है आपको मुख्य तौर पर पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, समझ गए? तो ये सब चीज जो है आपको याद रखनी है। तो दशराग युद्ध अब हम आपको बता चुके हैं। अब कुछ चीज लिखाना है तो आगे हम आपको लिखाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन उससे पहले जो है एक बार नोट में आप देखिए, क्या नोट में दशराग युद्ध की चर्चा है या नहीं है? नहीं है, देखिए ना है या नहीं, देखिए ना। एक लाइन में होगा, रावी नदी के तट पर है, सुदास 10 जनों के बीच, ये सब बात नहीं है। एक लाइन है, परुष्णी रावी नदी के तट पर है। हाँ ठीक है, विविध में है, हाँ 1 लाइनर में है। चलिए ठीक है, इस दशराग युद्ध को एक बार कॉपी में आप नोट डाउन कीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः हम आपको बताते चले यहां पर कि हर सब्जेक्ट, ठीक है, टोटल सब्जेक्ट, यानी हम स्पेशली जितना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट, ये 4 चीज हम आपको पढ़ाएंगे और ये चारों विषय का कॉपी आपके पास होना चाहिए। हिस्ट्री में भी हम कुछ पॉइंट आपको लिखाएंगे, पॉलिटी में भी कुछ पॉइंट लिखाएंगे, ज्योग्राफी में भी कुछ पॉइंट लिखाएंगे, करंट में भी कुछ पॉइंट लिखाएंगे और साथ ही साथ पीडीएफ तो हम आपको देंगे, समझिए, पीडीएफ तो आपको दिया ही जाएगा। क्लियर है? तो हिस्ट्री का आप लोग एक कॉपी बना रहे हैं, हाँ, तो हिस्ट्री का एक कॉपी बनाइए, ठीक है। उसमें आज तक कभी कुछ लिखाए हैं? लिखाए हैं ना? पाषाण युग पूरा तो लिखेबे किए हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और पाषाण युग कॉपी में नहीं लिखा है? हाँ लिखाए हैं, याद है, इसका मतलब है। हम तो सोच रहे थे कि याद न है आपको, लेकिन एक चीज आज हमको अच्छा लगा आप लोगों का, सब विद्यार्थी का अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो भी लोग कर रहे थे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हैं। आज हम 4:30 बजे ही आए थे, लाइन में लोग लगे हुए थे और देखिए वो जो है, जो शनिवार को टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन बच्चा पढ़ रहा था। ये चीज देख करके बड़ी अच्छा लगा, समझ गए?
कि नहीं थोड़ा सा कॉन्शस अब आप लोग पहले की तुलना में हुए हैं, तो होइए कॉन्शस, नहीं तो हम तो कुटबे करेंगे, समझ गए। चिंता मत कीजिए, आज पूछ करके हम कुटाई करने वाले हैं, समझे। तो जो लोग पढ़ रहे थे ठीक कर रहे थे, और जो लोग नहीं पढ़ रहे तो इंतजार कीजिए थोड़ा देर। हेडिंग मारिए दसराग युद्ध। दसराग युद्ध नोट में नहीं है, इसी वजह से नोट डाउन करवा रहे हैं ऑनलाइन वाले लोग। नोट तो आपके पास है ही, लिखिए आप थोड़ा सा। दसराग युद्ध डैश देकर लिखिएगा, दसराग युद्ध। यह युद्ध परुस्नी यानी रावी नदी के तट पर, यह युद्ध परुस्नी यानी रावी नदी के तट पर, यह युद्ध परुस्नी यानी रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर भरत कबीला सुदास, अरे ये मुन्ना कुमार को जवाब दीजिए, नहीं काहे कट पेस्ट कॉपी कर रहा है? हैं? क्या जवाब दिए हैं इसको? कहां आप जवाब दिए हैं? इसको जवाब दीजिए। कितना पीडीएफ जो है, पीडीएफ में आंसर कटा हुआ है, आंसर कटा हुआ है तो दूसरा पीडीएफ डालिएगा ना जी। अजीब हाल है ये सब का। जो हम लोग ये किए हैं उसमें दिक्कत है, या फिर आप अपना किए हैं तो आप अगर पीडीएफ निकाले हैं आप में दिक्कत है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दीपशिखा कुमारी सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। चलिए लिखिए। अगर आप निकाले हैं उसमें दिक्कत है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां पर हम पीडीएफ चेक कर लेते हैं, अगर हमारी तरफ से सही होगा तो हम पीडीएफ नहीं बदलेंगे। अब फालतू का एक मैसेज को एक बार नहीं देखता है आदमी, फालतू का कट पेस्ट कॉपी करते रहते हैं। दिमाग उमाग भगवान दिया है कि नहीं दिया है? पागल लड़का। यह युद्ध परुस्नी यानी रावी नदी के तट पर भरत कबीला सुदास और 10 राजाओं के संगठन के बीच हुआ। 10 राजाओं के संगठन के बीच हुआ। 10 राजाओं के संगठन के बीच हुआ। इस युद्ध में महर्षि वशिष्ठ, इस युद्ध में महर्षि वशिष्ठ सुदास के तरफ से महर्षि वशिष्ठ सुदास की तरफ से तथा विश्वामित्र 10 राजाओं की संगठन के तरफ से, तथा विश्वामित्र 10 राजाओं की संगठन के तरफ से, तथा विश्वामित्र 10 राजाओं की संगठन के तरफ से, 10 राजाओं की संगठन की तरफ से भाग ले रहे थे। इस युद्ध में भरत कबीला सुदास की जीत हुई थी। इस युद्ध में भरत कबीला सुदास की जीत हुई थी। इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। फुल स्टॉप। चलिए आगे जो है उसमें कुछ लिखाना था ना। अच्छा नोट देखना होगा, सेम डे में नहीं लिखाने के बाद बड़ी परेशानी हो जाता है।
अब बताने वक्त कितना बता दे तो पता थोड़े चलता है। क्या लिखाएंगे हमको स्वयं ही नहीं पता है, तो हम आपको क्या लिखाएंगे? हाँ, हमको पता रहेगा तभी ना हम लिखाएंगे, पते न है तो क्या लिखाएंगे? चलिए कोई बात न है, उत्तर वैदिक काल पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है याद आ जाए, ठीक है तो लिखा देंगे। चलिए अब उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं। देखिए अगर कुछ बताएं ना कि लिखाना है इसमें, तुरंत लिखवा लिया कीजिए, क्योंकि बाद में हम भी भूल जाते हैं कि कहाँ पे क्या है, नोट में ना है। हम ही बोले थे। अब नोट, पूरा नोट देखना होगा, पूरा लेक्चर हमको सुनना होगा, ठीक है, कि नोट में क्या है, लेक्चर में क्या बोले हैं। बड़ी आफत। चलिए ठीक है, आइए उत्तर वैदिक काल। देखिए आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि उत्तर वैदिक काल, इतना तो जानते ही होंगे, कब से कब के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्या इतना नहीं जानते हैं? इतना तो आप निश्चित तौर पर जानते होंगे। उत्तर वैदिक काल सामान्य तौर पर जो वैदिक काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, उसमें ऋग्वेदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तो उत्तर वैदिक काल जो है आपको 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ईसा और ईस्वी पूर्व समझते हैं ना हो? हाँ, नहीं समझते हैं तो हम समझाने वाले भी अब थोड़े हैं, खाई कि हम एक बार समझा चुके हैं, समझ गए, इसलिए हम दोबारा समझाने उजाने वाले ना हैं। आप भ्रम में मत रहिए। उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाए, देखिए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, इसके बीच में सिर्फ एक साहित्य की रचना हुई थी, ऋग्वेद। ऋग्वेद तो उस विषय में जानकारी तो सिर्फ ऋग्वेद देता है। ऋग्वेद जो कहता है विद्वान को मानना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है, इस अवधि के दौरान यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद की रचना हुई है। इसकी रचना हुई है। जब इस अवधि के दौरान इन सभी की रचना हुई है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस अवधि के विषय में जानकारी ये सभी ग्रंथ हमें देते होंगे। बात सत्य है या असत्य? एकदम 24 कैरेट सोना की तरह शुद्ध है ये बात, समझिए। 24 कैरेट, पहनने के लिए ज्यादा से ज्यादा 22 कैरेट, समझ गए, शुद्ध हुआ वो। विशुद्ध अगर कहे तो 24 कैरेट, समझ गए। अब शुद्ध विशुद्ध में अंतर समझते हैं? शुद्ध विशुद्ध में अंतर होता है। मारेंगे एक तो बड़ा गाले लाल हो जाएगा। शुद्ध से भी ज्यादा शुद्ध विशुद्ध को माना जाता है, समझ गए। इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं जी? हाँ तो ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा ना तो शुद्ध विशुद्ध, शुद्ध से भी शुद्ध विशुद्ध, यानी शुद्ध में भी शुद्ध विशुद्ध, समझ गए। मतलब अच्छा में भी अच्छा, गुड बेटर बेस्ट। शुद्ध गुड हुआ, बेस्ट विशुद्ध हुआ, बेस्ट 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 विशुद्ध हुआ। अरे छोड़िए इस बात, चलिए शांत रहे, शांत रहे। उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, इस अवधि के दौरान यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद ये सभी की रचना हुई, और ये सभी हमें उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये सभी हमें उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो एक बात बताइएगा कि अगर आप
स्वयं सोचिएगा, थोड़ा सा स्वयं सोचिएगा। एक किताब पढ़ते हैं, दूसरा आप किताब छूबे नहीं करते हैं, पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। उस किताब में अगर दिया हुआ है कि महात्मा गांधी 78 सहयोगी के साथ दांडी यात्रा किया, आप तो सिर्फ एक पढ़े हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई 72 गो किताब पढ़ा है तो किसी किताब में 78, किसी में 79, किसी में 78, किसी में 79, अब आप पगलाते रहिएगा, 78 की 79, 78 की 79, 79 की 78, समझ गए? तो मतलब ये जो कालखंड है बड़ी विवाद भरा कालखंड रहा, बड़ी विवाद भरा कालखंड रहा है। और बड़ी विवाद भरा कालखंड इस वजह से रहा है क्योंकि इस अवधि के दौरान जो है इतने साहित्य की रचना हुई है कि कोई किसी बात को लेकर आम कह रहा है, कोई कटहल कह रहा है, कोई लीची कह रहा है, समझ गए? मतलब 78 79, 78 79, 78 79 वाली बात। तो बड़ी विवादास्पद कालखंड रहा है। जीवन धीरे धीरे जटिल होने लगा। इस कालखंड में धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था सब धीरे धीरे जटिल होने लगा। और यहीं से जाति प्रथा जानते हैं ना? यानी अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के लोग जो आपको समाज में देखने को मिलते हैं, जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा की शुरुआत एक प्रकार से आप कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल से ही हुआ है। आप कह सकते हैं, आप मान सकते हैं। आगे ये बात जो है आपको स्पष्ट होगा कैसे हम ये बात मान सकते हैं, या मान भी सकते हैं या नहीं मान सकते। मान सकते हैं तो क्यों मान सकते हैं, आगे ये सब चीज आपको स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। अब इतना बात तो पता चल गया है कि उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी इन सभी स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। अब जिस प्रकार से हम लोगों ने ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था के विषय में देखा था, उसी प्रकार से अब हम लोग यहां पर उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। धार्मिक व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है? धार्मिक व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक शब्द का मतलब समझते हैं? कभी तो जीवन में नहीं समझाए हैं। हड़प्पा पढ़ाते हुए हम नहीं समझाए हैं, ऋग्वैदिक काल पढ़ाते हुए जीवन में तो कभी हम समझाए नहीं है, नहीं ना समझाए हैं? एकदम समझाए, समझ गए, समझाए हुए हैं। सामाजिक का मतलब क्या होता है, राजनीतिक का मतलब क्या होता है, आर्थिक का मतलब क्या होता है, सब बात हम आपको समझाए हुए हैं। सामाजिक जीवन में क्या देखना होता है? सामाजिक जीवन में यह देखना होता है कि समाज में कितने वर्ण के लोगों की उपस्थिति थी, वर्ण का आधार किस, वर्ण का आधार क्या था, फिर जो है महिलाओं की स्थिति क्या थी, समाज में विवाह कितने प्रकार के होते थे, समाज में कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी, कौन सी प्रथाएं प्रचलित नहीं थी। इन्हीं सब चीजों को हमें सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना होता है, हां या ना? यही सब चीज ना, तो यहां पर यही सब चीज ना हम लोग पढ़ेंगे। तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है हम लोगों को यह देखना है कि समाज में कितने वर्ण की उपस्थिति थी। तो यहां पर जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि आप ऋग्वैदिक काल को याद कीजिए। ऋग्वैदिक काल के विषय में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त को पढ़िए।
ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात की चर्चा है कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जांग से वैश्य की उत्पत्ति और पैर से शूद्र की उत्पत्ति। मतलब ऋग्वेद यह कहता है कि ऋग्वेदिक समाज में 4 वर्णों की उपस्थिति थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिस प्रकार से ऋग्वेदिक समाज में 4 वर्णों की उपस्थिति थी, उसी प्रकार से उत्तर वैदिक कालीन समाज में भी, उसी प्रकार से उत्तर वैदिक कालीन समाज में भी 4 वर्णों की ही उपस्थिति थी। और जैसे ऋग्वेदिक समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, उसी प्रकार से उत्तर वैदिक कालीन समाज में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य और शूद्र, यही चारों की उपस्थिति थी। लेकिन ऋग्वेद के ही जब आप 10वें मंडल के पुरुषोक्त को पढ़ेंगे तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का पुरुषोक्त यह कहता है कि उसमें एक ऋषि कहते हैं, उसमें एक ऋषि कहते हैं कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं यानी डॉक्टर हैं, वैद्य हैं यानी डॉक्टर हैं, और हमारी माता गेहूं यानी खाद्यान्न फसल पीसने वाली एक गृहिणी है, एक गृहिणी है। मतलब देखिए, मैं कवि हूं, मतलब मैं विद्वान हूं, यानी मैं ब्राह्मण हूं, पढ़ने पढ़ाने वाला ब्राह्मण कहलाता था। कोई कवि है, ज्ञानी होगा तब वो कवि है। पिता वैद्य है, डॉक्टर है, तो पिता को आप शासन प्रशासन में तो नहीं रख सकते हैं, वैश्य के अंतर्गत रख सकते हैं। मां को भी आप वैश्य के अंतर्गत रख सकते हैं, यानी पुत्र ब्राह्मण, माता पिता जो है क्षत्रिय वैश्य, समझ गए। तो मतलब एक ही परिवार में सब वर्ण के लोग मिलजुल कर रहते थे। एक ही परिवार में पुत्र कोई और जाति से आ जाता है तो माता पिता कोई और जाति से आ जाता है। मतलब यह चीज आपको क्या दिखाता है, क्या दिखाता है? मतलब जो वर्ण है ऋग्वेदिक काल में, उसका निर्धारण कर्म के आधार पर, यानी व्यक्ति अगर विद्वान है, पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, मतलब वो ब्राह्मण होगा। अगर शासन प्रशासन को देख रहा है तो क्षत्रिय। समझ रहे हैं चीजों को? तो ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत जो है, जो वर्ण होता था, उसका निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। कर्म, 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 समझ गए? कर्म, कर्म के आधार पर होता था। लेकिन वहीं उत्तर वैदिक काल, जब आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ये 4 जो वर्ण के लोगों की उपस्थिति थी, इस समय वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। अब यानी उत्तर वैदिक काल में अगर किसी व्यक्ति के पिता ब्राह्मण है तो वह ब्राह्मण होगा, उनके पिता क्षत्रिय हैं तो उसका पुत्र क्षत्रिय होगा, पिता वैश्य है तो वह भी वैश्य होगा, पिता शूद्र है तो वह भी शूद्र होगा, वह भी शूद्र होगा, वह भी शूद्र होगा। मतलब कहीं ना कहीं यहां से जाति प्रथा समझिएगा। यानी आप अभी देखिए, आप अभी स्वयं अपने ऊपर लेकर के सोचिए, अगर आपके पिता राजपूत होंगे तो आप राजपूत हैं, अगर आपके पिता कैस्ट होंगे तो आप कैस्ट हैं, अगर आपके पिता ब्राह्मण होंगे मतलब झाजी होंगे, मिश्रा जी होंगे, या फिर सांडिल्य होंगे, या जो भी होंगे, तो आप वो हैं। हाँ या ना? यही तो जाति प्रथा है। और जाति प्रथा है क्या?
मतलब उत्तर वैदिक काल में, समझिएगा, उत्तर वैदिक काल में एक प्रकार से हम कहे तो जाति प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी, और जाति प्रथा की शुरुआत जन्म के आधार पर हो चुकी थी। जन्म के आधार पर अब वर्ण का निर्धारण होने लगा था। जन्म के आधार पर अब वर्ण का निर्धारण होने लगा था, वर्ण का निर्धारण होने लगा था। एक ये बात हुई। अगली बात यह है कि आप याद कीजिए, ऋग्वैदिक कालीन समाज में महिला, ऋग्वैदिक कालीन समाज में महिला कितनी अधिक स्वतंत्रता थी। महिलाएं आजीवन अविवाहित रह सकती थी, महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, महिलाएं पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, महिलाओं का उपनयन संस्कार हो सकता था। देखिए 16 संस्कार की बात की गई है, 16 संस्कार नोट में लिखा हुआ है। 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक, गर्भाधान से लेकर के, यानी जब कोई बच्चा अपनी मां के पेट में गर्भ धारण करता है वहां से लेकर मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार होते हैं। समझ गए, टोटल 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों में ही एक उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है। और उपनयन संस्कार में जो है बहुत सारे विधि विधान होते हैं, और अंतिम में जो है जनेऊ चढ़ा दिया जाता है कान पे। समझ गए। और जो ब्राह्मण होते हैं, समझ गए, बिट्टू सर से हम पूछे थे कभी, उनका भी उपनयन संस्कार हो गया है, समझ 2004 में हुआ है। तो ब्राह्मण सब में जो है उपनयन संस्कार का ही महत्व होता है। समझ गए। बाद बाकी में अरे क्या होता है, सुनिए, क्या पूछे हैं क्या होता है, इतना अधिक रुचि है। देखिए हर धर्म में, हर जाति में, हर समुदाय में, हर क्षेत्र में विवाह की अलग अलग पद्धति होती है। समझिए, विवाह की अलग अलग पद्धति होती है। तो खास तौर पर ब्राह्मण धर्म में, समझ गए, ब्राह्मण में होता यह है, जैसे ब्राह्मण को छोड़ करके अन्य, जैसे राजपूत हो गया, यादव हो गया, या फिर अन्य हो गया, ठीक है, उसमें आप देखिएगा कि विवाह, ठीक है, विवाह का मुख्य तत्व सिंदूरदान होता है। लेकिन सिंदूरदान से पहले जो है वरमाला होता है। वरमाला से पहले जो है 1 दिन पहले या 2 दिन पहले घीढारी होता है, हल्दी का रस्म होता है, हल्दी का रस्म होता है, घीढारी होता है, मटकौर होता है। ये सब होता है, ये सब सुने हैं जीवन में, कभी सुने हैं ना? तो राजपूत समाज में, यादव समाज में या अन्य समाज में जब विवाह होने लगता है ना, तो विवाह से पहले ही हल्दी, घीढारी, मटकौर ये सब होता है। यानी 1-2 दिन के अंतराल पर होता है, ठीक है। अब उतना ध्यान में नहीं है कि कब कौन होता है, ठीक है। तो वैसे ही जो है, जैसे वैसे ही जो है आपको ब्राह्मण में, ब्राह्मण के अंतर्गत जो है जब उपनयन होता है, तो वहां पर उपनयन में जो है सबसे पहले बांस काटा जाता है, ठीक है। जिसका उपनयन होना होता है, बच्चा रहता है या जो भी जवान रहता है, जो भी रहता है, जिसका उपनयन होना रहता है, वो सबसे पहले जाकर के बांस काटता है, ठीक है। बांस काट करके लाता है, फिर जो है मरबा बनाता है। मरबा समझते हैं? मरबा होता है जिसमें विवाह होता है, मंडप, हाँ मंडप, समझ गए। हाँ, उसके बाद हल्दी लगता है, यही सब प्रक्रिया है। इसी को उपनयन संस्कार कहा जाता है। अंतिम में कान में जनेऊ चढ़ा दिया जाता, बस काम खत्म। और लड़का ब्राह्मण में उपनयन हो गया तो विवाह का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद पकड़ करके शादी ब्याह कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम तो खोज रहे हैं, बिट्टू सर का करेंगे, पकड़िए करके। चलिए भोज करेंगे हम महाराज, भोज करेंगे। भोज में पैसा खर्चा होता है। चलिए सुनिए, समझिएगा, है छोड़िए। हाँ, तो आप इस बात को समझिएगा। हम आपको यह बात बताना चाह रहे थे कि जहां एक तरफ ऋग्वैदिक काल में
जो महिलाएं होती थी, महिलाओं को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त था, महिलाओं तक का उपनयन संस्कार होता था। वहीं उत्तर वैदिक काल में, हाँ ऋग्वेदिक काल में महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, समझ गए। वहीं अगर हम उत्तर वैदिक काल में आए तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, समझ गए। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति जो है दयनीय हो गई थी, स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई थी। अब कहिएगा कैसे स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई थी? उत्तर वैदिक काल में आपको अब महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग नहीं ले सकती थी, महिलाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी, महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं हो सकता था, महिला के शोषण वाली तमाम प्रथाएं जैसे बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इन प्रथाओं का आगमन हो चला था, ये प्रथाएं प्रारंभ हो चली थी। तो जहां ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को काफी स्वतंत्रता थी, तो वहीं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्वतंत्रता के ऊपर अंकुश लगाया गया, महिलाओं की स्वतंत्रता के ऊपर अंकुश लगाया गया, और यहीं से महिलाओं की स्थिति दयनीय हुई है, और तब से लेकर आज तक लगभग वही स्थिति रही है। कभी थोड़ा बहुत उठी, फिर जो है अगला कोई दबा दिया, समझ गए मतलब। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं समाज में पुरुषों की तुलना में महिला नीचे ही है, जिस वजह से सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। अगर महिला बराबर की स्थिति में आ जाती तो महिला सशक्तिकरण की बात कोई भी सरकार नहीं करता। मतलब अभी भी महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं महिलाएं समाज में पीछे है, लेकिन अब पहले की तुलना में बहुत बेहतर हुआ है। और ध्यान रहे कि पहले जो है ना, देखिए पहले के लोग जो थे ना बड़ी रूढ़िवादी थे, महिला को अपने सम्मान से, अपने मान सम्मान, अपने इज्जत से जोड़ करके देखते थे। महिला घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर महिला घर से बाहर निकलेगी इज्जत चला जाएगा, हमारा परिवार का इज्जत चला जाएगा। यानी रूढ़िवादी प्रकृति के लोग ऐसे सोचते थे। लेकिन जब हम धीरे धीरे शिक्षित हुए, धीरे धीरे हम सभी लोग आगे बढ़े, तो पता चला कुल आबादी का तो 50% महिला ही है, और कुल आबादी का 50% महिला है, और अगर सिर्फ पुरुष का विकास हो, महिला का विकास ना हो, महिला का विकास ना हो, तो देश तो पीछा चला जाएगा। सिर्फ 50% देश के भीतर सिर्फ 50% पुरुषों का विकास हो रहा है, और 50% पुरुष में क्या सबका विकास थोड़े हो जाता? सबका विकास नहीं होता। क्या सब सफल थोड़े हो जाते? नहीं हो जाते हैं, सब सफल नहीं होता है, समझ गए। तो मतलब भारत सरकार को लगा ना, ये तो बड़ी गलत बात, ठीक है, इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इस नाम पर रूढ़िवादी लोग महिलाओं को घर से, बच्चियों को घर से, बालिकाओं को घर से निकलने नहीं देते हैं। नीतीश कुमार लड़की को घर से बाहर निकालने के लिए कहे, लड़की को साइकिल देंगे, साइकिल, ड्रेस देंगे, ड्रेस, समझ, स्कॉलरशिप देंगे, नौकरी में 35% छूट देंगे। देखिए महिला कितना आगे आ गई है। अब माता पिता भी, ठीक है, मां बाप भी देखता है, बेटवा को तो 5 साल लग के देख लिए। और लड़का के तुलना में लड़की ज्यादा बेटर है, ठीक है, लड़का की तुलना में लड़की ज्यादा बेटर है, और पढ़ने लिखने में हर चीज में बेटर है। हमको पता नहीं, ऐसा लगता है, समझिएगा। अब सच्चाई क्या है पता नहीं।
देखिए जैसे एगो बात बताए, लड़का सोचा हम आज वैदिक सभ्यता खत्म कर देंगे, वो आधा जाते जाते उसका दिमाग चकराने लगता है। लड़की अगर सोची हमको वैदिक सभ्यता खत्म कर देना है, वो खत्म कर देती है, समझ गए। भले उसको पूरा 100% याद हो या ना हो, लेकिन खत्म कर देती है, समझ गए। याद भी होता है, हम ये थोड़े बोल रहे हैं कि नहीं याद भी होता है, समझ गए। तो लड़की में स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा होता है और लड़की ज्यादा बेटर होती है लड़का के तुलना में। पता नहीं, हमको ऐसा लगता, पता नहीं सच है या गलत। चलिए सुनिए, हल्ला नहीं। देखिए ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं, हमारी भी बहुत सारी बहन बाहर में रहती है, तो हम देखते हैं जैसे अपने स्टूडेंट लाइफ को याद करते हैं, तो हम लोग पैसा का दुरुपयोग कर देते थे, ठीक है, मतलब गलत चीजों में, मतलब किताब खरीदने के लिए पैसा लेते थे, पार्टी कर लेते थे, समझ गए। लेकिन बहन सब में देखते हैं कि ना, उसको अगर 10,000 मिलता है ना तो 2,000 बचा लेती है, ठीक है, अगले महीना गार्जियन से 8,000 लेती है कि 2,000 पिछले महीना का है, ये है, समझ गए। हम अगर 6 घंटा पढ़ते थे तो वो 10 घंटा पढ़ती थी, तो कैसे हम नहीं कहेंगे कि हमसे बेहतर है, समझ गए। तो अब कुछ सफल है, कुछ असफल भी है, समझिए, कुछ सफल है, कुछ असफल भी है। तो ऐसे हमारे भाई सब में भी कुछ सफल है, कुछ असफल भी है, समझ गए। तो सफलता असफलता तो बाद की चीज, समझे। चलिए, तो महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी। साथ ही साथ हमने आपको यहां पर यह भी बात बताया था, आप याद कीजिए ऋग्वेदिक काल को। जब आप ऋग्वेदिक काल को याद करेंगे, देखिए तुलना करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। अगर सीधा बक देंगे ना उत्तर वैदिक काल, हम बकेंगे आपके इधर से इधर, समझ गए। तो वैसा काम नहीं करना है कि जो है आपको बुझेबे नहीं करे, बुझाना चाहिए, समझ गए। आप याद कीजिए, अभी तुरंत हमने आपको बताया है कि उत्तर वैदिक काल में हर व्यवस्था पहले की तुलना में जटिल हो गया था। हर व्यवस्था पहले की तुलना में जटिल हो गया था। कैसे जटिल हो गया था? ऋग्वेदिक काल में विवाह 2 प्रकार से होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। उत्तर वैदिक काल में विवाह 8 प्रकार से होने लगे, सीधा 6 प्रकार और बढ़ गया। तो जटिलता नजर नहीं आ रहा है। तो उत्तर वैदिक काल में जो है हर चीज काफी जटिल हो गया, बहुत अधिक जटिल हो गया था। कर्मकांड का प्रचलन व्यापक स्तर पर हो चला था। कर्मकांड का प्रचलन जो है व्यापक स्तर पर हो चला था। जहां ऋग्वेदिक काल में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग आसान था, वहीं उत्तर वैदिक काल में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग काफी कठिन हो चला था। तो हमने जो आपको यह बात बताया है कि उत्तर वैदिक काल ऋग्वेदिक काल की तुलना में कठोर हो गया था, ऋग्वेदिक काल की तुलना में कठोर हो गया था, जटिल हो गया था। समाज में अगर विवाह की बात की जाए, विवाह जो है आपको 8 प्रकार से होते थे, और जो 8 प्रकार से विवाह होने लगे थे उसमें आपको ब्रह्म विवाह, समान वर्ण में जो विवाह होता था, समान वर्ण यानी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण से, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय से, शूद्र है तो शूद्र का विवाह शूद्र से। समान वर्ण में जो विवाह होता था, समान वर्ण में जो विवाह होता था, इसी को है, पंखा चला दीजिए, पंखा चलाइए, क्या कर रहे हैं, ठीक है, इधर है, बैठ शांत रहिए, ठीक है। देखिए हम बोलते हैं, बोलने में एनर्जी उत्पन्न होता है, ठीक है, उष्मा निकलता है, उष्मा शरीर से। तो आप लोग तो बैठे हुए हैं, ठंडा मार देगा, सब होशियारी गायब हो जाएगा। पंखा चला दीजिए, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम, शांत रहिए। समान वर्ण में जो विवाह होता था उसको ब्रह्म विवाह,
दूसरा आपको देव विवाह, देव विवाह, देव विवाह, देव विवाह, जब यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ किसी लड़की का विवाह होता था, जब यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ किसी लड़की का विवाह होता था तो उसी को देव विवाह कहा जाता था। समझ गए? यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ किसी लड़की का विवाह होता था तो उसको देव विवाह कहा जाता था। फिर आपको आर्य विवाह, जब वर, समझ गए क्या बोले थे? आर्य विवाह, आर्य विवाह, जब वर, समझ गए, वर, वर का मतलब क्या? वर का मतलब लड़का, लड़का कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल या 2 जोड़ी बैल, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, जब वर यानी लड़का कन्या के पिता को 2 जोड़ी बैल देकर कन्या से विवाह करता था तो इसी को आर्य विवाह कहा जाता था। आर्य विवाह, देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था थी। वर को वधू के पिता को बैल देना है, समझिए, ये तो अच्छी बात न थी। चलिए, उसके बाद प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, जब वर वधू के पिता से स्वयं हाथ मांगता था कि आप अपनी बेटी हमको दे दीजिए, हम उसको खुश रखेंगे, इसको प्रजापत्य विवाह, इसको प्रजापत्य विवाह। फिर गंधर्व विवाह, गंधर्व, गंधर्व, गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह, समझे? प्रेम विवाह मतलब आपको अगर किसी लड़की से प्यार हो गया तो आप उससे विवाह कर लिए, समझिएगा, गंधर्व विवाह। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह। फिर आपको पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, समझ गए? प्रजापत्य के बाद जो है गंधर्व विवाह, गंधर्व के बाद पैशाच विवाह, पैशाच विवाह, फिर जो है असुर विवाह और राक्षस विवाह, राक्षस विवाह। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, ऊपर के जो 3 विवाह, सॉरी ऊपर के जो 4 विवाह थे, ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, ये प्रशंसनीय विवाह थे, ये प्रशंसनीय विवाह थे। इन विवाहों की प्रशंसा हुआ करती थी, ये अच्छे विवाह माने जाते थे। वहीं नीचे का जो 4 विवाह है, गंधर्व, पैशाच, आसुर, राक्षस, निंदनीय विवाह था, इसकी निंदा की जाती थी। इसलिए आज भी समाज में लव मैरिज को अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब प्राचीन काल से ही हम लोग लव मैरिज को अच्छा नहीं माने हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग लव मैरिज को अपने समाज में नकार रहे हैं, ना, ऐसी कोई बात नहीं, समझ गए? अब इसमें आप राक्षस विवाह कहिए, असुर विवाह कहिए, पैशाच विवाह कहिए, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह तो हम आपको समझा दिए। राक्षस विवाह यानी जबरदस्ती किसी लड़की का अपहरण कर करके, समझ गए, जबरदस्ती किसी लड़की का अपहरण करके विवाह कर लिए, राक्षस विवाह। फिर आपको असुर विवाह, असुर विवाह था कि आपको जो है कन्या के पिता को धन दे करके कन्या खरीद करके विवाह करना, कन्या के पिता को धन दे करके कन्या खरीद करके विवाह करना, समझ गए? तो ये तमाम प्रकार के विवाह हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है पहले की तुलना में, यानी ऋग्वेदिक काल की तुलना में जो है समाज में, वैवाहिक पद्धति में बड़े जटिलता देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम आपको यहां पर सामाजिक व्यवस्था के विषय में बताए हैं। सामाजिक व्यवस्था के बाद आगे जो है हम लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के विषय में देखना है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है
मूल तौर पर शासन प्रशासन सब के विषय में हमें जानना होता है, शासन प्रशासन सब के विषय में हमें जानना होता है। और आप याद कीजिए, ऋग्वेदिक काल में ही राजतंत्रात्मक ऋग्वेदिक काल में ही राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव पड़ चुकी थी। राजाओं ने शासन करना शुरू कर दिया था। उत्तर वैदिक काल में भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन देखने को मिलता है, यानी राजाओं के शासन देखने को मिलते हैं। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलते हैं। अब जो राजा होते थे, आप ऋग्वेदिक काल को याद कीजिए। ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत जो राजा होते थे, राजा आम जनता से कर लेता था बलि। देने का मन है दीजिए, नहीं देने का मन है मत दीजिए, नहीं देने का मन है मत दीजिए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वही बलि नामक कर आवश्यक हो गया कि आपको देना ही है, नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं है। तो उत्तर वैदिक काल में बलि नामक कर आवश्यक हो गया। क्यों आवश्यक हो गया? तो उत्तर वैदिक काल में बलि नामक कर इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि अब राजा अस्थाई सेना रखने लगा था। और जब राजा अस्थाई सेना रखने लगा है तो उस सैन्य व्यवस्था को सुसंगठित और सुचारू ढंग से चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। अब हम किसी को बोले कि आप मेरे लिए काम कीजिए, सुबह से शाम तक पूरा महीना काम किया और हम उसको कुछ नहीं देंगे, अगला महीना से आएगा? नहीं ना आएगा। कहां से आएगा? हम किसी को बोलेंगे काम करने के लिए, सब कोई काम थोड़े करेगा। जिसको जरूरत होगा, जिसको घर से पैसा नहीं आता होगा, वो काम करेगा और उसको हम कुछ नहीं दिए तो थोड़े आएगा मेरे पास, भाग नहीं जाएगा। तो मतलब सैनिकों को वेतन देने के लिए राजा बलि नामक कर को आवश्यक बना दिया। और ऋग्वेदिक काल में कोई भी यज्ञ सब की चर्चा नहीं मिलती है, यज्ञ। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कई प्रकार के यज्ञ की चर्चा देखने को मिलती है। जैसे राजा का राज्याभिषेक, ऋग्वेदिक काल में आराम से राज्याभिषेक शांतिपूर्वक हो गया, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक को लेकर अलग यज्ञ होता था। राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, उसको लेकर अलग यज्ञ होता था। राजा अपने शक्ति का प्रदर्शन करेगा, उसको लेकर अलग यज्ञ होता था। तो उत्तर वैदिक काल में काफी अधिक जटिलता आई। उसमें यज्ञ प्रथा को भी आप एक आधार बना सकते हैं। अब यहां पर आप समझिएगा, अगर हम यज्ञ की बात करें, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, स्वत्रामणि यज्ञ, पुरुषमेघ यज्ञ, ये तमाम प्रकार के यज्ञ थे। इन यज्ञों के विषय में थोड़ा सा जानिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक को लेकर, जो यज्ञ करवाया जाता था, उस यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहा जाता था। फिर दूसरा वाजपेयी यज्ञ,
वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ। राजा अपने शक्ति प्रदर्शन, मतलब हम बलशाली हैं, हम महान हैं, हम सबसे शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, जो है सो हम ही है, हमारे अलावा कोई नहीं है। यह राजा दिखाने का काम जिस यज्ञ के माध्यम से करते थे उसे वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, शक्ति प्रदर्शन। फिर आपको अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। रामायण देखें, देखें रामायण, देखिए रामायण महाभारत, देखिए कुछ चीज जो है ना हर लोग को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी समुदाय के हो। जैसे हर धर्म का मूल धर्म ग्रंथ, समझ गए, हर लोग को पढ़ना चाहिए। कोई भी धर्म का धर्म ग्रंथ, कोई भी धर्म गलत करने के लिए नहीं सिखाता है, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, या पारसी धर्म हो, या जैन धर्म, कोई भी धर्म नहीं। देखिए लोग जो है ना उसकी व्याख्या अपने अनुरूप करता है। जो उलेमा होते हैं कुरान की व्याख्या वो अपने अलग ही तरीका से करेगा, समझ गए। और जो बाबा सब होता है, बाबा रामचरितमानस का व्याख्या अपने तरीका से करेगा। सब अपने अपने तरीका से करता है जी, सब अपने अपने तरीका से चीजों को भुनाता है। जैसे आप विद्यार्थी हैं, हमको आपसे पैसा कैसे लेना है हम अपने तरीका से भुनाएंगे। कोई दूसरा टीचर है, उसको आपसे पैसा कैसे लेना है वो अपने तरीका से भुनाएगा, समझ गए। और आप एक हैं, देते रहिए सब जगह। आप लोग बड़ी महान है, समझे। आप लोग के पैसा पर तो आदमी कहां से कहां चले गया है, समझे। लेकिन आप ही लोग वहीं के वहीं हैं, बड़ी दिक्कत है, यही दिक्कत है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। चलिए पंखा बंद करवा दें, इधर कर दीजिए ना जी, और इधर नहीं हो सकता है, कर दीजिए। हाँ कर लीजिए, आप ही खूब लगाइए हवा। हाँ वो बोला में और ठंडा लगेगा बकलुल भी, समझ गए। चलिए सुनिए, सुनिए अश्वमेध यज्ञ। भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करवाए थे ना, करवाए थे। लव कुश याद कीजिए, भगवान राम के घोड़ा को पकड़ लिए थे, युद्ध लड़ा था, कुछ याद है? हाँ नहीं देखे हैं तो देखिए अश्वमेध यज्ञ। देखिए राजा क्या करता था, राजा अपना घोड़ा छोड़ देता था, राजा अपना घोड़ा छोड़ देता था, और वो घोड़ा जहां तक चले गया वहां तक उस राजा का राज्य माना जाता था। तो राज्य विस्तार को लेकर राजा के द्वारा जो यज्ञ किया जाता था उसी को राजसूय यज्ञ कहा जाता था। उसी को अश्वमेध यज्ञ, उसी को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था, अश्वमेध यज्ञ। इसके बाद आपको अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। देखिए मानव, मानव 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 सुनिएगा, मानव हम हैं, आप हैं। अगर कोई मानव गलती नहीं करता है वह भगवान है, वो इंसान हो ही नहीं सकता है। राजा को यह बात पता था, और राजा का मतलब ये होता है कुकर्मी, राजा का मतलब कुकर्मी होता है, यही सत्य है। कुछ राजा को छोड़ करके अधिकतर राजा का मतलब कुकर्मी होता है। बहुत गलत काम करता था राजा। अगर एक बात बताइए, राजा अच्छा काम करता, आप स्वयं सोचिए ये बात, राजा का मतलब हम कुकर्मी क्यों बोले, आप स्वयं इस बात को सोचिए। अगर राजा अच्छा काम करता,
राजा जनता के कल्याण के लिए कार्य करता तो राजतंत्र न रहता जी, थोड़े राजतंत्र को खत्म कर दिया जाता। मोदी जी 2014 से 19 तक बढ़िया काम किए, 2019 में भी हम लोग जिता दिए। अगर मोदी जी सही काम नहीं करते तो हम लोग थोड़े जिताते, नहीं जिताते। नीतीश जी 2005 से लेकर आज तक बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग जिताते हुए आ रहे हैं। मतलब अच्छा काम जो करता है, जो अच्छी व्यवस्था है, उसको तो हम लोग भली भांति स्वीकार करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं राजतंत्र में, कहीं ना कहीं राजतंत्र में, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में खामियां रही होंगी, कमियां रही होंगी, जिस वजह से हम लोगों ने राजतंत्र को खत्म कर दिया और लोकतंत्र स्थापित किया, लोकतंत्र स्थापित किया। इसलिए राजा का मतलब कुकर्मी हम बोले। राजा बहुत गलत काम करता था, लेकिन भगवान से उसको डर भी होता था। तो राजा अपना पाप खत्म करने, अपना पाप खत्म करने और अपना मार्ग स्वर्ग की ओर ले जाने को लेकर जो यज्ञ करता था, उसी को अग्निष्टोम यज्ञ कहा जाता था, उसी को अग्निष्टोम यज्ञ कहा जाता था। तो पापों का विनाश और स्वर्ग का मार्ग या स्वर्ग का रास्ता खोलने को लेकर जो यज्ञ करवाया जाता था, उसको अग्निष्टोम यज्ञ कहा जाता था। फिर आपको सोत्रामणि यज्ञ कुछ मान्यता यह कहता है कि जो देवी देवता हैं, कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिन्हें सूरा, समझ गए, शराब, जिन्हें जो सूरा के आदि हैं, यानी शराब के आदि हैं, उन देवी देवता को यज्ञ करवा करके शराब की यानी सूरा की आहुति दी जाती थी। समझ गए, सूरा की आहुति दी जाती थी। तो देवी देवताओं को सूरा की आहुति देने को लेकर जो यज्ञ करवाया जाता था, उस यज्ञ को ही सोत्रामणि यज्ञ कहा जाता था। फिर आपको पुरुष मेघ यज्ञ समझिए। पुरुष मेघ यज्ञ क्या है? पुरुष मेघ यज्ञ समझिएगा आप इस बात को। क्या है आपका नोट? कहां है उसका? देख रहे हैं आपका कहां है? अच्छा, जिंदा गाड़ देंगे हम। नोट में ना है तो हम काहे के लिए हैं? हम है ना जी, हम लिखेंगे ना, ऐसे ऐसे करके देख रहा है। क्या है उसके नोट में लिखा हुआ है? वो लिख ली है, पहले से लिख के लाई, अभी लिख रही है। तो क्या है उसको दिमाग, आपको दिमाग ना है? लड़का के नाम पर कलंक है जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपको। आधा लिख लिया। चलिए सुनिए, पुरुष मेघ यज्ञ। जो राजा होते थे, राजा अपने राजनीतिक वर्चस्व को दिखाने के लिए अपने राज्य के सबसे विद्वान और स्वस्थ व्यक्ति का बलि देता था। बलि मतलब क्या होता है? नहीं पता? आपका बलि हम दे देंगे, रिजल्ट नहीं होगा तो। समझ गए? चलिए सुनिए, राजा अपने राजनीतिक वर्चस्व को दिखाने के लिए अपने राज्य के सबसे विद्वान और सुंदर मानव, शिक्षित मानव की बलि देता था। विद्वान, सुंदर और शिक्षित मानव की बलि देता था। मतलब इस चीज से वो यह दिखाता था कि देखिए हमारे राज्य में जो सबसे विद्वान है, सबसे सुंदर है, सबसे बढ़िया है, हम उसको भी भगवान के पास पहुंचा देते हैं। तो मतलब बाद बाकी राज्य के राजा समझेंगे कि ना, इनका पकड़ अपने राज्य के ऊपर है,
इनका पकड़ अपने राज्य के ऊपर है। यही पुरुष मेघ यज्ञ आधुनिक काल तक नर बलि प्रथा के रूप में प्रचलित रहा। नर बलि प्रथा, और यह नर बलि प्रथा ओडिशा के खोंड जनजाति में, ओडिशा राज्य के भीतर एक खोंड जनजाति थी, उस खोंड जनजाति में नरबली प्रथा प्रचलित था, जिस नरबली प्रथा के अंतर्गत सुंदर विद्वान मानव की बलि खोंड जनजाति के लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए दिया करते थे। और फिर जो है आपको है, सुनिए न भाई, तो अजीब हाल है। आपको जो है इस नरबली प्रथा को समाप्त लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844-1848, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय तो बहुत दिन हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया, समझ गए। तो कहीं ना कहीं ये सब जो यज्ञ है, क्या हमने आपको ऋग्वेदिक काल में किसी भी यज्ञ की चर्चा की थी? नहीं की थी। अगर यज्ञ प्रथा का प्रचलन ऋग्वेदिक काल में होता तो हम चर्चा करते ना करते। अब देखिए, राजा राजनीतिक वर्चस्व दिखाने के लिए किसी सुंदर शिक्षित मानव का बलि दे रहा है, सूर्य यज्ञ कर रहा है, राज्याभिषेक को लेकर अपना घोड़ा छोड़ दे रहा है, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, किसी का मार काट कर रहा है। तो ये सब क्या है? जटिलता। और ये सब मनमानी हुआ। देखिए, राजतंत्र में क्या होता था? राजा मनमानी करता था। राजा का जो मन होता था। उस समय कोई कानून नहीं था, कोई संविधान नहीं था कि संविधान में राजा बंधे थे ना, ऐसी कोई बात नहीं थी। राजा जो बोल दिया वही कानून है, राजा जो कर रहा है वही संविधान है, समझ गए। इसलिए राजतंत्र को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद आगे है आर्थिक व्यवस्था। इस समय आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। आप याद कीजिए, यह जो कालखंड है उत्तर वैदिक काल, जिसकी शुरुआत 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। 1000 ईस्वी पूर्व में ही भारत में पहली बार लोहा की खोज हुई। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से पहली बार लोहा की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई, जिस वजह से इस कालखंड को लोह प्रौद्योगिकी युग से जोड़कर देखा जाता। लोह प्रौद्योगिकी, लोह प्रौद्योगिकी युग से जोड़कर देखा जाता है। और लोहा की खोज ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किए। लोहा की खोज होने के बाद व्यापक स्तर पर लोहा के औजार बनाए जाने लगे। व्यापक स्तर पर लोहा के औजार बनाए जाने लगे। व्यापक स्तर पर जो लोहा के औजार बनाए जाने लगे, उससे मानव जाति में एक बड़ा परिवर्तन यह आया कि ऋग्वेदिक काल तक जो मानव कबीला की तरह कभी यहां कभी वहां, लेकिन जब लोहा की खोज हुई, लोहा के उपकरण बनाए जाने लगे, तो लोहा के उपकरण बनाए जाने से कृषि पहले की तुलना में ज्यादा सरल हो गया। देखिए, अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि तो नवपाषाण काल से ही होना प्रारंभ हो गया था। गेहूं चावल का उत्पादन नवपाषाण काल से होना प्रारंभ हो गया था। हड़प्पा काल में कृषि हुआ, ऋग्वेदिक काल में कृषि हुआ, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि पहले की तुलना में आसान हो गया।
और पहले की तुलना में जब कृषि आसान हो गया तो अब मानव एक जगह रह करके कृषि करने लगे। और जब मानव एक जगह रह करके कृषि करने लगे तो मानव में अस्थायित्व का विकास हुआ। अगर मानव में वास्तविक तौर पर आप अस्थायित्व को देखेंगे तो मानव में वास्तविक तौर पर जो अस्थायित्व आई है वह लगभग उत्तर वैदिक काल में आई है। और इस समय मानव का जो सबसे प्रमुख पेशा हो गया था वह आपको कृषि हो गया था। आप याद कीजिए, ऋग्वेदिक काल में मानव का प्रमुख पेशा या प्रथम पेशा पशुपालन था। प्रमुख पेशा या प्रथम पेशा ऋग्वेदिक काल में मानव क्या था? पशुपालन था। वहीं उत्तर वैदिक काल में मानव का मुख्य पेशा क्या हो गया? कृषि हो गया। फिर अगर आप धार्मिक जीवन को देखेंगे तो धर्म सबके विषय में देखना होता है। एक तो बात कॉमन रहा कि इस समय में भी बहुदेववाद की प्रथा का ही प्रचलन था। लेकिन इस समय देवी देवता बदल गया। देखिए, इतिहास हमें परिवर्तनों के विषय में बताता है, चेंजिंग के विषय में बताता है। इतिहास परिवर्तन के विषय में बताता है। हड़प्पा काल में कुछ और देखेंगे, ऋग्वेदिक काल में कुछ और देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में कुछ और देखेंगे। हाँ या ना? एकदम से है। आप ऋग्वेदिक काल में देखिए, ऋग्वेदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण, धौ, ईला, अरण्यई, पूषण, अदिति जैसे देवी देवताओं का जिक्र मिलता है। वहीं उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी दुर्गा, काली, सरस्वती, पार्वती, ये सभी जो देवी देवता हैं, जिस देवी देवता को आप आज पूजते हैं, आज आप जिस देवी देवता को पूजते हैं, आज आप मां सरस्वती की पूजा करते हैं, आज आप मां दुर्गा की पूजा करते हैं, आज आप मां काली की पूजा करते हैं। क्या ईला, अरण्यई, अदिति, ये सब की पूजा करते हैं? आप नहीं करते हैं। तो ऋग्वेदिक कालीन देवी देवता की पूजा नहीं होती है, उत्तर वैदिक कालीन देवी देवता की पूजा आज भी होती है। और हम आपको यह बात बता रहे हैं, इतिहास परिवर्तन को बताता है। इतिहास क्या है? परिवर्तन। इतिहास परिवर्तन को बताता है। दूसरी बात, ऋग्वेदिक काल में जो सरस्वती थी वह नदी की देवी थी, और उत्तर वैदिक काल में वह विद्या की देवी हो गई। ये परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब ऋग्वेदिक काल में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। तो मतलब कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि इतिहास परिवर्तन को बताता है। ये बात हम कह सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, कह सकते हैं ना? हाँ। जैसे ऋग्वेदिक कालीन सबसे लोकप्रिय देवता को अगर हम देखें तो ऋग्वेदिक कालीन जो सबसे लोकप्रिय देवता हुए आपको इंद्र। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन सबसे प्रिय देवता प्रजापति यानी ब्रह्मा। ब्रह्मा उत्तर वैदिक कालीन सबसे प्रिय देवता प्रजापति यानी ब्रह्मा हुए। और ध्यान रहे, धार्मिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा जटिलता तो धार्मिक व्यवस्था में ही आया। व्यापक स्तर पर वैदिक कर्मकांडों का प्रचलन हो चला था। धार्मिक मामला काफी जटिल हो चला था। ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। इस समय ही ऋण 3 प्रकार की ऋण है, जिसकी चर्चा हम आपको पहले कर चुके हैं। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करके आप पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ऋषि ऋण, अपने संतान को
शिक्षा देकर उसको पैर पर खड़ा करके आप ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। देव ऋण, अपने जीवन के अंतिम समय में बड़े बड़े यज्ञ करवा करके आप देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं, देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार के ऋण का प्रचलन जो है उत्तर वैदिक काल में ही जो है आपको देखने को मिलता है। यही उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था है। आप इसको जो है एक बार नोट में पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जो है आगे कुछ चीज हम आपको लिखाएंगे, अभी जल्दी पढ़िए 2 मिनट में। उत्तर वैदिक कालीन जल्दी पढ़िए, डिफरेंस से पहले यहां से पढ़िए ना बकलोल भी, यहां से पढ़िए, पढ़िए जल्दी। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी पढ़िए। रंजीत कुमार को ये नहीं पता है घटना चक्र में कौन सा पब्लिकेशन। पढ़िए जल्दी पढ़िए। ये सब कमेंट करने वाला, ये सब पढ़ने वाला ना है, काहे न बंद कर देते हैं जी। वाह, बंद कर दीजिएगा अगले क्लास। बिट्टू सर क्या बोले ना बंद करने के लिए? अब तो बहुत हो गया, कितना दिन पढ़ेगा आप फ्री में? आग की खोज किस काल में हुई है हमको नहीं पता है। आग की खोज किस काल में हुई है? पाषाण युग में पढ़ाए हैं, जाके वीडियो देखिए, पता चल जाएगा। जो बैच खरीद लिया होगा उसको पीडीएफ मिल गया होगा, जो नहीं खरीदा होगा उसको नहीं मिला होगा। हिस्ट्री का पीडीएफ दिया हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है गोविंद झा। डेमो क्लास बंद कीजिए, सही में बहुत हो गया है, ठीक है। अगले मेरे क्लास से बंद कर दीजिएगा। पहले एक सब्जेक्ट खत्म होगा तब ना दूसरा। आग की खोज बोले तो पूरा पाषाण काल में हुआ है, जाकर के देखिए ना जी, पढ़ाए हुए हैं, अजीब हाल है यहाँ पर। ये सब जो है ना, ये सब क्या बताएं हम, कुछ भी। चलिए पढ़िए, जल्दी पढ़िए। एक लड़की को हम खोज रहे हैं। वो लड़की बंगाल से आई थी पढ़ने के लिए, चश्मा पहनती थी, वो आ नहीं रही है, हम उसको खोज रहे हैं बहुत दिन से। चली गई कहाँ है? सरवाइव नहीं कर पा रही थी यहाँ पे, तबीयत खराब हो जाता था। ऑनलाइन करती है और नहीं, पढ़ने के प्रति उसमें जिज्ञासा देखे थे, ठीक है। पढ़िए न महाराज, पढ़िए न पहले, अभी आप पढ़िए न। नानी याद तो हम दिला देंगे अभी आपको। पढ़ लिए भाई जी लोग, जल्दी पढ़िए। पढ़ लिए, बोलिए नो, पढ़ लिए होंगे, दीजिए नोट, दीजिए नोट दीजिए। चलिए आइए फटाफट जवाब दीजिएगा, ठीक है। जो पढ़ाए हैं वही बताए हैं, वही याद करवा रहे हैं। इसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे हम लोग, और जो नहीं लिखा होगा नोट में लिखा देंगे, आपको चिंता नहीं करना है। उत्तर
उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद से मिलती है, हाँ या ना? उत्तर वैदिक काल में हमें जानकारी चित्रित, धूसर, मृदभान से मिलती है, हाँ या ना? उत्तर वैदिक काल को लौह प्रौद्योगिकी युग से जोड़कर देखा जाता है, हाँ या ना? तो बताइए तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, किस काल को लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत से जोड़कर? उत्तर वैदिक। चलिए आगे, उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण कौन आधार? जन्म न। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में समाज में कितने वर्णों, कौन कौन? अच्छा, द्विज के अंतर्गत कौन नहीं आता था? शूद्र। कौन नहीं आता था? देखिए समझिएगा, द्विज, द्विज के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आते थे, और जो द्विज के अंतर्गत आते थे उसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार था, और जो द्विज के अंतर्गत नहीं आते थे उसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था। तो यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि द्विज के अंतर्गत शूद्र नहीं आते थे, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द्विज के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? कौन नहीं आते हैं? और द्विज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? चलिए, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी या उसमें गिरावट? उसमें गिरावट हुई थी, हाँ या ना? ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा गया? कृपण। क्या कहा गया है? अब देखिए, एक है गोत्र, गोत्र नामक संस्था का उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ है। गोत्र नामक संस्था का उदय किस काल में? गोत्र नामक संस्था का उदय किस काल में? उत्तर वैदिक काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ है। देखिए, गोत्र, गोत्र का मतलब अभी के डेट में होता है एक मूल पुरुष का वंशज। गोत्र का मतलब अभी के डेट में होता है एक मूल पुरुष का वंशज, एक मूल पुरुष का वंशज। लेकिन पहले गोत्र का मतलब होता था एक वैसा स्थान जहां एक परिवार के सभी लोग अपना गोधन एकत्रित करते थे। एक वैसा स्थान जहां एक परिवार के सभी लोग अपना गोधन एकत्रित करते थे, गोधन रखते थे, उसको गोत्र कहा जाता था। समझ गए? लेकिन आज के डेट में गोत्र का मतलब होता है एक मूल पुरुष का वंशज, एक मूल पुरुष का वंशज। तो गोत्र नामक संस्था का उदय किस कालखंड में हुआ? गोत्र नामक संस्था का उदय किस कालखंड? गोत्र नामक संस्था का उदय किस कालखंड में? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में हुआ है। समझ गए? और गोत्र का अर्थ पहले क्या होता था? एक स्थान जहां समूचे कुल के गोधन को रखा जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ क्या हो गया? एक मूल पुरुष का वंशज। अरे नोट में से बोल रहे हैं महाराजा जी, भाले आप लोगों का। समझ गए? संस्कारों की कुल संख्या कितनी? संस्कार की संख्या गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक है। ठीक है, आगे मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह? मनुस्मृति में कितने, मनुस्मृति में कितने प्रकार के? समान वर्ण में जो विवाह होता था उसे क्या कहते? क्या? यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह। कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल पर बंध, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विवाह, प्रेम विवाह, विश्वासघात द्वारा विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीन कर किया गया। क्या होता था? चलिए, उत्तर वैदिक काल में ही पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मतलब इसके थ्रू जो है ना, राजा अपने आप को देवी देवता से जोड़कर दिखाता था। समझ गए? यानी राजा ये कहता था कि देवता ने हमें भेजा है, हम देवता के जो है दूत वाहक है, संदेश वाहक है, हम इसलिए आप पर राज कर रहे हैं, आप हमारी बात को मानिए। सीधा तौर पर राजा कहता नहीं, हम अपने मन से राज कर रहे हैं, तो कोई बात मानता? नहीं मानता। समझ गए? नहीं मानता। मान लिया जाए कि हम ही से लोग पढ़ के अगर राजगीर तक नहीं पहुंचते तो आप मेरे पास थोड़े आते? नहीं आते। समझ गए? तो हमसे बहुत लोग पढ़ के राजगीर तक पहुंचे, इसी वजह से आप मेरे पास आए हैं। समझ गए? और हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम इतना विद्यार्थी को पहुंचाए हैं। समझ गए? अभी तो स्थिति ऐसा है कि हमारा विद्यार्थी दूसरा स्टेज पर खड़ा करके जो है अपना प्रचार करवाता है। समझ गए? लेकिन हम ये सब चीज को इग्नोर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, कम आपका भी तो पेट चल रहा है ना, अच्छी बात है। समझ गए? तो राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है? ऐत्रेय।
राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में? चलिए, राजा का राज्याभिषेक कौन यज्ञ द्वारा संपन्न? राजा का राज्याभिषेक यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? रत्नी। क्या कहा जाता था? यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? और उत्तर वैदिक काल में बलि नामक कर नियमित हो गया था, हाँ या ना? हाँ ना? उत्तर वैदिक काल में पशुपालन के जगह प्रथम पेशा क्या बन गया? कृषि बन गया। समझ गए? और इसके बाद जो है अतरंजी खेरा से सर्वप्रथम कृषि से संबंधित उपकरण मिला है ना? इस काल के लोग कितने प्रकार के मृदभान से? इस काल में श्रेष्ठीन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। इस काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान था। समझ गए? और इसके बाद जो है ऋण में कौन कौन ऋण आता है? पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और ये सब बात क्लियर है ना? चलिए, अब सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता में अंतर सब चीज बताइए दिए हैं, आप अपना पढ़ लीजिएगा। फिर परिशिष्ट है। परिशिष्ट में वैसा चीज है जो पूछा गया है। ठीक है, वैसा चीज है जो आपको पूछा गया है किसी ना किसी परीक्षा में पढ़ाने के दौरान, जो चीज हम आपको नहीं बताए हैं। परिशिष्ट वाले चीज को आप याद कर लीजिएगा। अगले क्लास में आइएगा तो हम आपसे पूछेंगे। अब उत्तर वैदिक काल में कुछ चीज हमको लिखाना है। ठीक है, तो सॉरी, पूरे वैदिक काल में कुछ चीज हमको लिखाना है और कुछ चीज और बताना भी है। नोट के अलावे भी कुछ चीज बताना है और कुछ चीज लिखाना है, जो कि हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, लीजिए। हाँ, अगले क्लास में लिखाना ही है, तो हम अपना देख करके आएंगे क्या नोट में है क्या नहीं है। अब शांत रहिए। ठीक है, शांत रहिए। देखिए, एक तो कुछ चीज सबसे पहले आप थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। ठीक, कुछ चीज जो है आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, आपके बैच में जो है हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बिट्टू सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो हो रहा है वो होगा। ठीक है, इसके अलावे हम आपको घटना चक्र से होमवर्क दे रहे हैं। कौन पब्लिकेशन का घटना चक्र? पब्लिकेशन तो हमको भी नहीं पता है। ठीक है, इलाहाबाद पब्लिकेशन का है। हाँ, इलाहाबाद पब्लिकेशन का है घटना चक्र। सॉरी, नहीं पता है। इलाहाबाद पब्लिकेशन का घटना चक्र है। आप कहिएगा पूर्वावलोकन दीजिए, जो 8 सीरीज का बुक आता है। कोई बच्चा पूछ रहा था, उसमें जो है क्या चलवा रहे हैं? दीजिए ना, किताब है, दीजिए ना। देखिए, ई वाला घटना चक्र है, 1000 बार दिखाए हैं। इससे होमवर्क दे रहे हैं। उसके अलावे लुसेंट से विविध टाइप का होमवर्क दे रहे हैं, हाँ या ना? तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ इससे और लुसेंट से होमवर्क दे रहे हैं, जो कि आपको घर से याद करके आना है। और अगली बात, प्रत्येक शनिवार को आपका फुल लेंथ टेस्ट होता है। उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देते हैं आप पीडीएफ फॉर्मेट में, हाँ या ना? देते हैं। आप लोग करते हैं ना? करते हैं। ये इतना चीज कर रहे हैं फिलहाल। इसके बाद आज से, ठीक है, अब एक नया चीज और जोड़ रहे हैं। डेली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन जो संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर देते हैं, उसको भी करना है। ठीक है, देखिए कितना चीज हम आपको करवा रहे हैं। अरे रिजल्ट ऐसे थोड़े होता है जी, शांत रहिए ना आप लोग, शांत रहिए। क्लास में जो पढ़ाते हैं डेली बेसिस पर उसको करना है। आज पढ़ाएं, घर पे जाकर के एक बार फिर इसको पढ़ लेना है। दूसरी बात, घटना चक्र से प्लस लुसेंट से जो होमवर्क देते हैं उसको करना है। और उसके बाद शनिवार को जो डेली टेस्ट विद डिस्कशन उपलब्ध करवाते हैं आपको, उसको करना है। और इसके अलावे संस्थान के भीतर सोमवार से शुक्रवार के बीच डेली टेस्ट चलता है, जिस डेली टेस्ट में मंडे और वेडनेसडे को आर्ट का टेस्ट होता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का, जिसका डिस्कशन हम स्वयं करवाते हैं 50 क्वेश्चन का। और ट्यूसडे और थर्सडे को साइंस का टेस्ट होता है, जिसका डिस्कशन बिट्टू झा सर करवाते हैं 50 क्वेश्चन का। और फ्राइडे को इकोनॉमिक्स और करंट का टेस्ट होता है, इकोनॉमिक्स बिट्टू झा सर, करंट हम करवाते हैं। डेली टेस्ट का जैसे सोमवार को टेस्ट हुआ तो इसका मंगलवार को हम डालते हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। ठीक है, मंगलवार को टेस्ट हुआ तो उसका बुधवार को डालते, बुधवार को टेस्ट हुआ तो उसका बृहस्पतिवार को डालते। इस प्रकार से हम आपको डालते हैं। जैसे आज सोमवार है तो आज से इस एक नए चीज को आपके जीवन में जोड़ रहे हैं। आज जो टेस्ट होगा उसका कल हम डाल देंगे, आपको कल रात में हम डाल देंगे।
और परसों जब आप पढ़ के आइएगा ना, परसों जब आप आइएगा तो हम वहां से क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है। तो एक नया चीज ये आपके जीवन में जोड़ रहे हैं। और अगर आप जितना पढ़ाते हैं उतना लुसेंट घटना चक्र का होमवर्क, शनिवार के टेस्ट का होमवर्क, डिस्कशन वाला और क्वेश्चन वाला और डेली टेस्ट, इतना अगर कर लेते हैं ना, हम लीक करके दे देंगे, ठीक है, लीक करके दे देंगे। आपका रिजल्ट दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। अगर रिजल्ट नहीं होगा तो हम आपका गुलामी खटेंगे जीवन भर, समझ गए। लेकिन इतना आप कर ही नहीं पाइएगा, दिक्कत यही है। और जो कीजिएगा उसका रिजल्ट होगा, हम एकदम दावा के साथ कर रहे हैं, रिजल्ट होगा। दुनिया का कोई ताकत उसका रिजल्ट नहीं रोकेगा। इतना चीज आप कीजिए, इतना चीज हम आपको करवा रहे हैं, हम आपको एकदम स्पष्ट कर दिए हैं। अब होमवर्क पूछते हैं, जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा, दूसरा किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। और ऑनलाइन वाले लोग हम पीछे जाकर के पूछते हैं तो पीछे में माइक का कनेक्शन कम हो जाता है, तो इसलिए जो है हम ऑफलाइन नहीं हुए हैं। पहले हम आपको होमवर्क घोषित कर देते हैं, तब हम आगे पीछे सब जगह पूछेंगे। इसमें जो है होमवर्क हम आपको क्या दिए हुए थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल, यही दिए हुए थे, ये कर लिए हैं ना। अगला होमवर्क आपका राष्ट्रपति है। क्या है? राष्ट्रपति में देखिए तो कितना क्वेश्चन है? 75। हाँ, तो सिर्फ राष्ट्रपति है, सिर्फ राष्ट्रपति है, ठीक है। राष्ट्रपति 16 नंबर चैप्टर है राष्ट्रपति। घटना चक्र से जो है 16 नंबर चैप्टर है, और वह क्या है आपको? राष्ट्रपति। ये आपको अगले क्लास का होमवर्क है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है अब पूछते हैं, जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस ईस्वी में शामिल किया गया? ऑप्शन न, क्या नाम है? क्या? पूजा कुमारी। काहे न पढ़ते हैं? बैठ जाइए, क्या होगा? 1976। चलिए, आई टकलू खड़ा हो जाइए, खड़ा रहिए, अभी आप खड़ा रहिए। आई टकलू खड़ा होइए जल्दी। 76। आगे वाले बैठिए, आप टकलू थोड़े हैं, टकलू उधर है। मूल कर्तव्य उधर है, टकलू। मूल कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया है? क्या है? शांत रहिए ना आप लोग। है क्या? स्वर्ण सिंह समिति। बैठ जाइए, खड़ा होइए। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? 4 का को। क्या गो मूल कर्तव्य है? जब जोड़ा गया था तब क्या गो था? 10 गो। वर्तमान में 11। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां। बैठ जाइए। चलिए, उधर चश्मा वाली खड़ा होइए। हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? 51। क्या है ये? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व। बैठ जाइए, सही है जवाब दिए। उजला जैकेट खड़ा हो जाइए। हाँ, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण कौन प्रावधान है? क्या है ये? संविधान की उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, परंपरागत व्यवहार, 7वीं अनुसूची, नीति निर्देशक तत्व। नहीं हुआ, इसका वैल्यू थोड़े हुआ, नहीं हुआ। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43, 45, 47। शांत रहिए, शांत रहिए। 47। हाँ, खड़ा रहिए। हमको पता था आप नहीं पढ़े हैं, वो तो अनटकरी में आपका जवाब सही लग गया। चलिए, खड़ा हो जाइए इधर।
अनुच्छेद 39 के क में क्या है? हाँ, खड़ा रहिए आराम से। चलिए इधर खड़ा हो जाइए। ग्राम पंचायत का गठन क्या है? अनुच्छेद 40 डीपीएसपी। बैठ जाइए। चलिए उधर है रेड जैकेट वाली, रेड अथी गमछा वाली, खड़ा होइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है या वाद योग्य नहीं है? वाद योग्य है ना? पढ़वे नहीं की है? पढ़े हैं? काहे न पढ़े हैं? एकदम शर्मोने होता है, बेशर्माही है, समझ गए? खड़ा रहिए, नहीं पढ़े हैं तो। चलिए होमवर्क तो अगला दे दिए हैं। हाँ, अब थोड़ा देर खड़ा रहिएगा तब ना होश ठिकाने लगेगा। अगला होमवर्क देते हैं, दीजिए। लुसेंट वाला दीजिए, तो लुसेंट दीजिए जल्दी, लुसेंट दीजिए। हाँ, लुसेंट में हम आपको होमवर्क दिए थे भारत एक परिचय, और भारत एक परिचय में क्या दिए थे? भारत एक परिचय में दिए थे हम आपको भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ सीमाओं की लंबाई और पड़ोसी देशों से लगा संबंधित सबसे बड़ा राज्य, यही दिए थे। अगला होमवर्क सुनिएगा, उसी चैप्टर में है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे को आप याद करके आइएगा, भारत के प्रमुख दर्रे को आप याद करके आइएगा। ठीक है, यह है आपका होमवर्क। तो लुसेंट में जो अगले क्लास का आपका होमवर्क है वह है भारत एक परिचय। जो पहला चैप्टर है उसमें जो कॉलम में दर्रा है उस दर्रा को याद करके आना है। दर्रा में काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, जो जिला दर्रा लद्दाख में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में, इसको याद करके आना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब पूछते हैं, जिससे उठा करके पूछ रहे हैं वही जवाब दीजिएगा। टोपी वाला खड़ा होइए उधर। हाँ जल्दी, हाँ जल्दी। अरे आप ही को बोल रहे हैं, बोलिए। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन आए? बैठिए ना। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता? पश्चिम। बैठ जाइए। खड़ा होइए। भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? हाँ, भूटान के साथ। हाँ, खड़ा रहिए। चलिए, आए खड़ा होइए उधर। हाँ है, कौन बोली है? अपने मन से बोले हैं। दूसरा बता, म्यांमार के साथ। सिक्किम। अच्छा, बोलिए। नेपाल के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर? 1751। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए इधर। हाँ, आप। सबसे लंबी सीमा भारत किसके साथ बनाती है? बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। 4096। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर? 106। अगला होमवर्क दे दिए हैं, चलिए लीजिए। किसका है? हाँ, चलिए अब आप लोग बैठ जाइए, बैठे रहिए। अभी होमवर्क पूछे कहाँ है? चलिए अब जो है ऑनलाइन काट दीजिए। अब बैठे रहिए आप लोग, दीजिए फट्टा दीजिए हो। चलिए, सब होमवर्क दे दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, काट दीजिए, बैठ जाइए अब। और ऑनलाइन वाले लोग आप ही मत सोचिएगा कि कुछ और करने जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं पूछने के लिए, आवाज कट जाएगा इसलिए जो है ऑनलाइन कटवा रहे हैं, और कोई खास बात नहीं।